So today we will be dealing with sources of Muslim law. Last video में हमने brief introduction पढ़ लिया था about how Islam came into existence. अब आज we will study Islam के sources क्या हैं. हम जब भी कुछ पढ़ रहे होते हैं हमें पता होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं. Sources बहुत सारी चीजों को समझने के लिए important है, जैसे customs of Islam relating to marriage, divorce, succession, etc. बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं प्री में कि प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, प्राइमरी सोर्स का ऑर्डर क्या है. सो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स है क्या, उनका ऑर्डर क्या है. Hello sincere aspirants, I am Shami Anjali and you are watching Legal Bites. You can count on us for all types of your legal learning and law exams, be it mock test series, previous years paper हो गए, real time practice sheets हो गए या PDF, study material and much more. तो coming to the topic, आज हम दोनों sources को अच्छे से समझेंगे. There are two types of sources in Muslim law, primary source and secondary sources. प्राइमरी सोर्स अब क्या होता है, जो सबसे पहला सोर्स होता है इन ओरिजिनल फॉर्म, जिसको हम ओल्डेस्ट या फॉरमोस्ट बोल सकते हैं. सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, जो हम डेराइव करते हैं कहीं से, बी इट प्राइमरी सोर्स से डेराइव करें. तो हम आते हैं अब प्राइमरी सोर्स पे. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेस. सबसे पहला है कुरान, देन सुन्ना, देन इजमा एंड देन कियास. ये इनका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस गिवन टू ईच सोर्सेस. नाउ कमिंग टू सेकेंडरी सोर्सेस. सेकेंडरी सोर्सेज भी 4 टाइप्स के होते हैं, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशंस, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस. अब हम पहले एक एक करके प्राइमरी सोर्स पे आते हैं. प्राइमरी सोर्सेज का मतलब ऐसे जो मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट एंड फॉरमोस्ट सोर्सेज होते हैं. सेकेंडरी सोर्सेज को हम कब रेफर करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज. पहला प्राइमरी सोर्स हम पढ़ेंगे कुरान. कुरान फर्स्ट और ओल्डेस्ट सोर्स है. इट कंटेन्स वर्ड्स ऑफ गॉड एज कम्युनिकेटेड टू प्रॉफिट मोहम्मद थ्रू एंजल्स. इट कंटेन्स अबाउट 6000 वर्सेस डिवाइडेड इनटू 30 पार्ट्स एंड 114 चैप्टर्स. जो वर्सेस हैं वो रिलीजियस नेचर के हैं, एज वेल एज उनमें क्या है, टीचिंग्स है रेगुलेटिंग ह्यूमन कंडक्ट. कुरान को हम फाइनल अथॉरिटी बोलते हैं मुस्लिम्स का. इट इज कंसिडर्ड एज फाउंडेशन ऑफ ऑल इस्लामिक लॉज. जो भी इस्लामिक लॉज हैं वो कहीं ना कहीं कुरान से ही डिराइव्ड हैं. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स पे आते हैं, जो है सुन्ना. सुन्ना का मतलब है पाथ, जो पाथ प्रॉफिट मोहम्मद ने फॉलो किया. तो जो भी प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस और प्रेसिडेंट्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद के लाइफ के, उन्हें हम सुन्ना बोलते हैं. अब मेन डिफरेंस क्या है बिटवीन कुरान एंड सुन्ना. कुरान इज वर्ड्स ऑफ अल्लाह, वेयर एज सुन्ना इज प्रैक्टिस एंड लैंग्वेज ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट ने किया. नाउ कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स, जो है इजमा. अब जब तक प्रॉफिट मोहम्मद अलाइव थे तब तक तो कोई इशू नहीं था, बट आफ्टर द डेमाइस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जब वो नहीं रहे, तो देयर वाज अ कंसेंसस इन मुस्लिम वर्ल्ड कि जो मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैं उनका जो ओपिनियन होगा वो अब प्रिवेल करेगा. इट मींस पर्सन विद नॉलेज ऑफ इस्लाम, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस विल इंटरप्रेट द कुरान, सुन्ना एंड हदीस. मतलब जो फ्रेश प्रॉब्लम्स हैं, जो विद चेंज इन सोसाइटी आते हैं, क्योंकि कुरान एंड सुन्ना बहुत ही पुराने हैं, तो उन फ्रेश प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन नहीं है कुरान में, वो कैसे सॉल्व होता था, वो सॉल्व होने लग गया थ्रू इजमा. 3 तरीके के इजमा हैं, जो नेम्स आर सफिशिएंट, you can memorize the names. That is ijma of companions, ijma of jurists and ijma of people. Now coming to the fourth important primary source of Muslim law, that is Qiyas. Qiyas का मतलब है analogical deductions. Analogical deductions किससे? From the existing sources. Qiyas can only explain or interpret the law but cannot change the law. Qiyas is resorted to in respect of problems about which there is no specific provision in Quran or Sunnah. Qiyas पे हम कब जाते हैं, Qiyas को कब रेफर करते हैं, जब कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुरान में भी नहीं है, सुन्ना में भी नहीं है, तो हम डिड्यूस करते हैं
कुरान से या सुन्ना से, उसको कियास बोलते हैं। अब जो शिया स्कूल है, जब हम स्कूल्स पढ़ेंगे तो विल नो कि देयर आर टू स्कूल्स, सुन्नी एंड शिया। तो जो शिया स्कूल है वो कियास को एज अ सोर्स कंसिडर नहीं करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो शिया ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स हैं वो सिर्फ ऊपर के 3 सोर्सेस को ही कंसिडर करते हैं, कियास को वो नहीं कंसिडर करते, पर सुन्नी कियास को भी वन ऑफ द प्राइमरी रिसोर्स कंसिडर करते हैं। Now let us study the secondary sources. So coming to secondary sources that I already discussed कि secondary sources क्या होते हैं, वो हम तब उन्हें यूज करते हैं जब primary sources ना हो। secondary sources क्या क्या हैं? Customs, judicial decisions, legislation and equity, justice and good conscience. Now coming to custom. कस्टम क्या होते हैं? दे आर बेसिकली प्रैक्टिसेस दैट पीपल फॉलो कॉन्टिन्यूअसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, एंड इट शुड बी अनडिस्टर्ब्ड। तो वो ड्यू टू इट्स बहुत पहले से जो चला आ रहा है, इस वजह से वो एक सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है। तो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हुए किसी भी चीज को कस्टम बनने के लिए? पहला, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस। दूसरा, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, सेम एज इट इज चला आ रहा हो तो हम उसे कस्टम मानेंगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम थ्रू एक इंपॉर्टेंट केस लॉ, अब्दुल हुसैन वर्सेस बीबी सोना देरो। इसमें क्या हुआ? इसमें प्लेंटिफ ने एक प्रॉपर्टी क्लेम की ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम कि उनके फैमिली का, उनके सोसाइटी का उस टाइम वो कस्टम था कि फैमिली की जो विमेन है दे वर डिनाइड फ्रॉम इनहेरिटेंस इफ मैरिड। जजेस कन्विंस हो गए कि हाँ भाई कस्टम है, ये उस टाइम कस्टम प्रिविलेंट है, और कस्टम के बेसिस पे जजमेंट दिया कि ठीक है, प्लेंटिफ इज ओनली एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी। सो उन्होंने वहां उस पार्ट पे इनहेरिटेंस में कस्टम को प्रेफरेंस दिया रादर देन गिविंग प्रेफरेंस टू इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सोर्स जो है जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजंस एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, डिसीजन मेड बाय कोर्ट इन इंडिया। तो कोर्ट इन इंडिया एट सेवरल इंस्टेंसेस इंटरप्रेटेड मुस्लिम लॉ इन मेनी केसेस. All these interpretations generally rely on primary sources, legislations and opinion of jurists. जो decisions होते हैं judges के, वो primary sources पे ही based decisions होते हैं। तो अभी का recent example देखें तो recent example है the case of instant triple तलाक, जहां पे ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड हेल्ड किया गया है शायरा बानो के केस में। अगर दूसरा एग्जाम्पल दें तो द केसेस ऑफ शाह बानो, जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया, एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का, जो मेंटेनेंस देता है वाइफ को आफ्टर डिवोर्स, दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। चाहे वो वुमेन क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो अप्रोच कर सकती हैं कोर्ट अंडर सेक्शन 125। तो these cases are applicable to all the Muslims in India. So these तो judicial decisions भी आज के जमाने में contemporary world में बहुत important हो जाते हैं because continuous changes होते रहते हैं सोसाइटी में। So अब next source जो है हमारा वो है legislations. आपको ये पता होना चाहिए कि जो majority of Muslim law है वो uncodified है, बट देर आर फ्यू लेजिस्लेशंस जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं टू रेगुलेट सम इस्लामिक प्रैक्टिसेस। जैसे एग्जांपल हो गया डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो लेजिस्लेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ और लास्ट सोर्स है वो है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। जब कोई प्रॉब्लम आता है जिसका सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है, नथिंग वर्क्स, नीदर द जुडिशियल डिसीजंस एज प्रेसिडेंट्स, नीदर कुरान नॉर सुन्ना, तो जजेस क्या करते हैं? दे यूज देयर ओन माइंड एंड ओन रीजनिंग। उसको हम क्या बोलते हैं? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। तो ये थे हमारे सोर्सेज आज के क्लास में। दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, और इफ
this video was helpful to you, then I request you to please comment and share your feedback. And yes, don't forget to subscribe to our channel, as your appreciation and support keeps us motivated. Thank you.